हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या होता है बच्चे? फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? जिसके अंदर हमें क्या करना होता है? फ्रेमवर्क जिसके अंदर मैनेजर को क्या करना होता है? सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा ये सेम अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जब भी आपको एक चीज दिखे, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशन टास्क आर परफॉर्म्ड, इसका मतलब हमेशा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। सेम चीज एमसीक्यू में पूछी गई 2026 में, 2026 के एग्जाम में पूछी गई है, बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें सिर्फ क्या था, ये आपका गैप देके लिखा हुआ था, रिफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ठीक है, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये देखा तो आपको क्या लगाना था? ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर लगाना था। वहां पे ऑप्शन में ऑर्गेनाइजिंग भी था, स्ट्रक्चर भी था। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? असाइनिंग दी जॉब्स होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर। तो हमें ये बात समझ में आई कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर अंदर क्या होता है? मैनेजर को सारे के सारे टास्क क्या होते हैं? कंप्लीट करने होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता कितने तरीके का है? तो एक तरीका तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर है और डिविजनल स्ट्रक्चर है। दूसरा बच्चा आप पढ़ोगे फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दो चीजें अलग अलग है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों तो हम नेक्स्ट क्लास में शायद कंटिन्यू करें। इस क्लास में मैं इन दोनों की बात करता हूँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर पूछे जाए कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने, तो दो तरीके से हैं। कौन कौन से हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। और ये बात याद रखना मेरी, 2027 के एग्जाम में यहां से एक केस बेस्ड क्वेश्चन अभी से ही लिख के ले लो मेरे से। ये मैं अभी कह रहा हूं कि भाई 2027 के एग्जाम में इन दोनों स्ट्रक्चर से केस बेस्ड क्वेश्चन आना ही है। ये 100% श्योर है, ये मैं लिख के दे सकता हूं ये बात आपको। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो जैसे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? फंक्शनल। तो इसमें वर्ड आपने देखा फंक्शन। क्या वर्ड देखा बच्चा आपने? फंक्शन। यानी जो स्ट्रक्चर किसके बेस पे डिसाइड किया जाए? फंक्शंस के बेस पे। यानी सेम फंक्शंस या सिमिलर एक्टिविटीज को जब हम एक साथ ग्रुप में ऐड कर देंगे और एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देंगे तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाना है। सर कैसे हो जाएगा? जैसे कि बच्चा, हमने प्रोडक्शन का सारा प्रोडक्शन के जितना भी फंक्शन था उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये किस बेसिस पे बनाए हमने? उनके फंक्शन के बेसिस पे ही तो बनाए। तो जब भी फंक्शन के बेसिस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो वो कौन सा होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। अब आपको इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए ये भी समझ लो। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ले लीजिए, एडवांटेजेस पता होनी चाहिए, डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए, और सुटेबिलिटी। क्योंकि इन चारों चीजों में से एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर उसमें आपका दूसरे क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट, आपको एडवांटेजेस पूछ सकता है, आपको फीचर्स पूछ सकता है, आपको सुटेबिलिटी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, तो आप हमें ये बातें बता दो। चलो बता देते हैं। तो बच्चा जब मैं बात करूं एडवांटेजेस की, तो सबसे पहली एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन कैसे होगी? देखो होगा क्या, जब आप बच्चा काम कर रहे होगे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जब आपको एक ड्यूटी असाइन कर दी गई, आपको एक काम दे दिया गया, अब उस काम को आप क्या कर रहे हो? बार बार करोगे। तो बार बार करते करते आप उस काम में कहीं एक्सपर्ट तो नहीं बन जाओगे? हाँ सर बन ही जाएंगे। तो जब आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे तो एक्सपर्ट बंदा स्पेशलिस्ट ही तो बन जाता है। तो आप क्या लेके आओगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? स्पेशलाइजेशन। क्योंकि वो बंदा उस काम को बार बार करके उसमें एक्सपर्ट बन जाता है, और एक्सपर्ट बनने के बाद वो किसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा, तो वो
फिर क्या लेके आएगा ऑर्गेनाइजेशन में? स्पेशलाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग है बच्चा, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश। बिल्कुल, डिपार्टमेंट में सारे लोग कौन होंगे सर? स्पेशलिस्ट होंगे। तो सब अपना काम कैसे कर रहे होंगे? बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जब सारे स्पेशलिस्ट भी है, अपना काम सब अच्छे से कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन तो डिपार्टमेंट के अंदर कैसे बन जाना है? आराम से बन जाना है। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो आपने सही कहा। तो कोऑर्डिनेशन भी बन जाएगा। ऑल द पर्सन्स वर्किंग विद इन डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स। जो मैंने आपको बताया कि भाई अपने अपने काम के सब क्या है? स्पेशलिस्ट है। अब स्पेशलिस्ट है तो इट मेक कोऑर्डिनेशन इजियर एट डिपार्टमेंट लेवल। तो कोऑर्डिनेशन वो क्या बना देगा? थोड़ा आसान बना देगा डिपार्टमेंट लेवल पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। सेकेंड थिंग है, हेल्प्स इन मैनेजमेंट एफिशिएंसी। हेल्प्स इन मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चा कि एक डिपार्टमेंट जब सेम टाइप ऑफ फंक्शन, एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया जो आपने, वो सेम टाइप ऑफ फंक्शन बार 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 करता रहेगा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल सर, क्योंकि उसको सारी चीजें डिटेल में पता लगती रहेगी, उसको सारी चीजें समझ आती रहेंगी। तो जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना ज्यादा वो सीखने वाला है। आप भी जितने ज्यादा पढ़ाई करते हो उतनी ज्यादा सीखते ही हो, और सीखते सीखते आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती? बिल्कुल बढ़ जाती है सर। इसी तरीके से बच्चा मैनेजर की भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में दोबारा सेम वर्क रिपीटेडली करता रहेगा। ये बात ठीक है। सेकंड, फोर्थ है बच्चा मिनिमम कॉस्ट। क्या है? मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्यों होगा? क्योंकि जब सबको सारे काम समझा दिए गए तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो होगा ही नहीं। और जब काम डुप्लीकेशन में नहीं होगा, या सबको अपना काम पता है, और सारे के सारे काम एफिशिएंट भी होने वाले, क्योंकि सब स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, तो इससे कॉस्ट बचेगी नहीं बचेगी कंपनी की? बिल्कुल बचेगी सर। एक तो स्पेशलाइजेशन उनको मिल गया, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज क्या मिला? कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है सर, कॉस्ट मिनिमम हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, हुई नहीं हुई? तो बच्चा फोर्थ हमें इससे एडवांटेजेस मिला, मिनिमम कॉस्ट। यानी इसके कितने एडवांटेजेस? 4 एडवांटेजेस हमको पता लगे सर। पहला स्पेशलाइजेशन, दूसरा कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश्ड इन द डिपार्टमेंट, थर्ड मैनेजर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, और फोर्थ वन इज, क्या होगा फोर्थ वन सर? हमारी क्या इंक्रीज होने वाली है या कुछ कम होने वाला है? कॉस्ट कम होने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। चलो, अब जब फायदे देखें तो नुकसान भी देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए फायदे नुकसान दोनों साथ लेके चलती है ना। लाइफ में भी कुछ भी करोगे तो फायदे और नुकसान दोनों आने वाले हैं आपको। चलो, तो पहला है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या है? कि हर डिपार्टमेंट क्या होगा? अपने विशिष्ट के हिसाब से काम करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, जब हर डिपार्टमेंट अपने लिए काम करेगा तो वो किसको ज्यादा देगा वेट? अपने डिपार्टमेंट को। वो चाहेगा कि भाई मैक्सिमम मेरा डिपार्टमेंट क्या करे? डेवलप करे। तो कहीं जब अपनी सोचने लग जाते हैं हम, इस रेस में जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है, और तभी से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो पहला डिसएडवांटेज यही है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। मैंने अभी आपको एडवांटेज में बताया था कि बच्चा डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन तो अब बन जाएगी। बिल्कुल सर। डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन होने वाली है? नहीं, बिल्कुल सर। लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि प्रोडक्शन और सेल्स मान लो दो है, तो दोनों क्या चाहेंगे? भाई मेरा ज्यादा अच्छे से हो, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस हो। सेल्स कहेगा कि भाई मुझे ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत है, मेरा परफॉर्मेंस आ जाता है। तो इससे क्या होगा? इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, क्योंकि हर लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में कम, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में ज्यादा सोचेंगे। ठीक है। और तीसरा, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अभी कहाँ सुटेबल है? पहले तो बच्चा जब साइज ऑफ बिजनेस यूनिट क्या है? बड़ा है, वहां पे जरूरी है। दूसरा, जहां पे आपको क्या चाहिए? स्पेशलाइजेशन चाहिए। और तीसरा, जब आपकी कंपनी कितने प्रोडक्ट बनाती हो? सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती हो। सर जो 2 प्रोडक्ट बनाएगी उसका क्या? उसके लिए भी फिर अगला स्ट्रक्चर आ जाएगा।
है ना। अभी एक प्रोडक्ट वाला पढ़ लो, एक प्रोडक्ट के लिए क्या हुआ, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। ये बात समझ में आ गई। जब हम फंक्शन के हिसाब से किसको, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाता है। बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर आ गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, जो है बच्चा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, अभी आपने पहले की सुटेबिलिटी कहाँ देखी, पहले वाले में सुटेबिलिटी देखी नहीं देखी, कि जहां पे एक प्रोडक्ट बन रहा हो, बिल्कुल सर। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर कहां, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा क्या हो, प्रोडक्ट हो, तब कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज करने वाले हो, डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करने वाले हो। यानी जब आपकी प्रोडक्ट लाइन काफी बड़ी हो, तो तब जो स्ट्रक्चर यूज करोगे वो डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर सेपरेट डिविजन्स आर क्रिएटेड, क्या करेंगे, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द किसके बेसिस पे, सेपरेट डिवीजन किसके बेसिस पे, सर प्रोडक्ट लाइन बेसिस पे। और कौन सपोर्ट करने वाला है, फंक्शन से सपोर्ट होगा। यानी जैसे मैं आपको समझा दूं कि भाई यहाँ पे कोई कंपनी है, उसका कॉस्मेटिक डिवीजन, गारमेंट डिवीजन, हर किसी, अब हर किसी हेड को क्या ये जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन चाहिए सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे भी चाहिए सर, तो सब चीजें इसको भी तो चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको भी चाहिए, और यही सेम चार डिपार्टमेंट इसे भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। हाँ या ना, बिल्कुल सर चाहिए। ठीक है, तो आगे अब बात समझ में डिविजनल स्ट्रक्चर की या नहीं आई, आगे सर, आगे क्यों नहीं आएगी, है ना, आनी तो चाहिए बच्चा, देखो आगे आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं इसके फायदे की, बात कर लेते हैं, पहले नुकसान नहीं, पहले फायदा कर लेते हैं, क्योंकि लोग पहले फायदा देखते हैं, नुकसान बाद में देखते हैं। क्योंकि नुकसान पहले देखने लगोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए पहले फायदा देखा करो। तो फर्स्ट क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो अब क्या है कि हर डिसीजन, हर एक प्रोडक्ट लाइन का अपना हेड होगा, यानी कॉस्मेटिक है तो उसका जो हेड होने वाला है वो अपने आप खुद होने वाला है, बिल्कुल सर। तो जब कॉस्मेटिक से रिलेटेड डिसीजन लेना होगा, जब कॉस्मेटिक से डिसीजन लेना तो कौन लेगा सर, उसका डिविजनल हेड लेगा, है ना। तो जब डिविजनल हेड लेगा तो डिसीजन क्या होने वाला है, क्विकली होने वाला है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। डिविजनल रिजल्ट कैन बी एक्सेस्ड, इसका मतलब क्या है कि सर हमें ये पता लग सकता है कि भाई कौन से डिवीजन से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कौन से डिवीजन से मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिविजन्स में बांट रखा है प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जो प्रोडक्ट मेरा लॉस मेकिंग है, उस प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ, उस प्रोडक्ट को सर हम क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बच्चा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट वाला क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात अगर मैं आपको समझाऊं, तो किसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ। कि भाई मुझे मान लो मेरे दो डिपार्टमेंट है पहले से ही, एक तो मेरा कॉस्मेटिक चल रहा है, एक मेरा क्या चल रहा है, एक तो कॉस्मेटिक चल रहा है, एक गारमेंट्स चल रहा है। चलो कॉस्मेटिक, अब मुझे नया डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे नया डिपार्टमेंट, नया नई प्रोडक्ट लाइन चाहिए, तो मैं क्या इन दोनों को डिस्टर्ब करूंगा क्या, मैं क्या इनके रिसोर्सेज यूज करने वाला हूँ, नहीं सर। आप अपने उसके लिए एक नया डिवीजन बनाओगे, तो जब मुझे एक्सपेंड करना होगा तो ये क्या होगा बच्चे, फायदेमंद होगा। मैं ऑलरेडी इन दोनों को तो डिस्टर्ब करूंगा ही नहीं, तो इन दोनों को डिस्टर्ब किए बिना आगे एक नई प्रोडक्ट लाइन में लॉन्च कर सकता हूं, है ना, है, बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। तो इसके कितने फायदे, तीन फायदे। पहला, क्विक डिसीजन, डिविजनल रिजल्ट कैन बी एक्सेस्ड, और थर्ड वन इज क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है सर, तो अब डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं सर। चलो बच्चा, आप बोल रहे हो तो हम कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज चीज क्या है, सबसे पहला तो कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे होगा, देखो समझो, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट हो या चारों डिपार्टमेंट, गारमेंट डिपार्टमेंट, गारमेंट्स हो गया आपका, कॉस्मेटिक हो गया, गारमेंट्स हो गया, मान लो और कोई फुटवेयर ब्रांड हो गया आपके पास में, फुटवेयर ब्रांड। अब रिसोर्सेस तो एक ही जगह से आने वाले हैं ना, रिसोर्सेस तो एक ही जगह से आने वाले, बिल्कुल सर, एक ही जगह से आने वाले।
तो जब रिसोर्सेज बच्चा एक ही जगह से आने वाले तो ये तीनों क्या चाहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मेरे डिवीजन के पास आए। हर डिविजनल हेड क्या चाहेगा कि सर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास आए, मेरे पास आए। और इसी बात को लेके इनके बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट सर, बिल्कुल हो सकता है। फिर डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन, सर ये क्यों होगा? आ जाओ समझा देते हैं भाई डुप्लीसिटी। अब मैंने अभी आपको बताया गारमेंट्स डिपार्टमेंट को भी 4 डिपार्टमेंट चाहिए, नहीं चाहिए? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और सेल्स। और सेम मेरा कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को भी यही 4 डिपार्टमेंट चाहिए, नहीं चाहिए? मेरे फुटवेयर ब्रांड को भी यही डिपार्टमेंट चाहिए, नहीं चाहिए? अब आप देखो ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितनी बार बन रहा है, 3 बार। तो फंक्शन 3 बार हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो सर क्या होगा, डुप्लीकेसिटी ऑफ फंक्शन होगा, क्योंकि एंटायर सेट ऑफ फंक्शन, हर किसी के लिए अलग अलग फंक्शन की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि फंक्शंस में क्या होगी, डुप्लीकेसिटी आ जाएगी। बिल्कुल सर, ये बात तो बहुत इजी समझा दी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सेल्फिश एटीट्यूड। सेल्फिश एटीट्यूड का मतलब क्यों है? क्योंकि भाई वो क्या चाहेगा, हर एक तीनों में से हर एक डिवीजन क्या चाहेगा, डिविजनल हेड, कि भाई मेरा जो फंक्शन है, मेरा जो डिवीजन है, मेरा जो पर्टिकुलर ब्रांड है या मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन है, वो मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और वो अपने बारे में ही सोचेगा, दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं, चाहे वो रिसोर्सेस को लेके हो या किसी भी पर्टिकुलर चीजों को लेके हो। तो सबको समझने वाला है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो, अब लास्ट वन है बच्चा, सुटेबिलिटी। लास्ट वन क्या है? सुटेबिलिटी। तो सुटेबिलिटी का मतलब क्या है? जहां पे नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट क्या है, एक से ज्यादा है, वहां पे ये प्रॉब्लम बिल्कुल। वेयर द साइज ऑफ कंसर्न इज वेरी लार्ज इनफ, यानी साइज क्या है, जो प्रोडक्ट लाइन है मेरा, पहली बात तो जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट होने वाला है वहां पे इसकी जरूरत है, और साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, तब मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी इसी क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो।